प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं काव्य निधि और हिंदी साहित्य के इतिहास नामक पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने तृतीय सत्र में प्राचीन कवियों के बारे में कबीरदास का पाठ पढ़ा और अब हम नवीन कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित फूल और कांटा नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय का परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। राष्ट्रीयता तथा विश्व बंधुत्व की भावनाओं से उनका काव्य ओतप्रोत है। उनका जन्म सन 1865 में निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। 5 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने विद्या आरंभ किया। सन 1879 में निजामाबाद के तहसीली पाठशाला में मिडिल वर्नाक्युलर की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1889 में उन्होंने कानूनगो की परीक्षा उत्तीर्ण की और कानूनगो का स्थायी पद प्राप्त किया। इसके पश्चात सन 1941 तक उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान की। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, फारसी, उर्दू, गुरमुखी तथा बंगला का ज्ञान स्वाध्याय से प्राप्त किया। हरिऔंध हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे। उनकी रचना प्रिय प्रवास पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया तथा सम्मेलन की साहित्य वाचस्पति उपाधि से विभूषित किया गया। इस बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार ने सन 1947 में हिंदी साहित्य जगत को अपना अमूल्य उपहार देकर इस संसार से विदा ली। उनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। उनका काव्य है प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया, रस कलश 1931 में लिखा गया, वैदेही वनवास 1940 में लिखा गया। पद्य प्रसून चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, बोलचाल, प्रेमांबु वारिधि, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेम पुष्पोहार, प्रेम प्रपंच, कल्पलता, पारिजात और सतसई आदि उनके काव्य संग्रह हैं। उनका उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल। उनका नाटक है रुक्मिणी परिणय, प्रद्युम्न विजय व्यायोग। उनकी समालोचना है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कबीर वाचावली की भूमिका, साहित्य संदर्भ। हरिऔंध की काव्य धारा युग की परंपरा की मान्यताओं का साथ देता है। हरिऔंध की काव्यधारा युग की परंपराओं और मान्यताओं को साथ लेकर प्रवाहित हुई है। उनमें बुद्धिवादी युग का नया जीवन दर्शन, मानवीय दृष्टिकोण और
कलश प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास में प्राचीन कथा की पृष्ठभूमि पर आधुनिक बुद्धिवादी जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है। रस कलश ब्रज भाषा में रचित प्रौढ़ कृति है और रीति ग्रंथ है। इसमें अलंकार और नायिका भेद आदि का निरूपण है। इसमें रीतिकाल की नायिकाएं लोक सेविका, देश प्रेमिका आदि के रूप में चित्रित किए गए हैं। प्रिय प्रवास उनका कीर्ति स्तंभ है और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसमें राधा कृष्ण को सामान्य नायक नायिका की अपेक्षा कृष्ण को विश्व सेवी और विश्व प्रेमी तथा राधा को लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। रूप गुण संपन्न राधा का इस काव्य की नायिका है। प्रेम और लोकहित भावना के दोनों कुलों को स्पर्श करती हुई राधा की भावधारा प्रवाहित हुई है। वैदेही वनवास उनका दूसरा महाकाव्य है। सीता परित्याग का प्रसंग पाठकों के हृदय को द्रवीभूत कर देता है। कला की दृष्टि से हरिओंद ब्रज और खड़ी बोली दोनों के सफल कवि हैं। बोलचाल की भाषा से लेकर शुद्ध साहित्यिक तत्सम भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं की हैं। प्रिय प्रवास में उन्होंने प्रकृति का अत्यंत सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। उनके काव्य मुख्यतः संयोग और वियोग, श्रृंगार और वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने ग्रामीण छंद, कवित्व, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया है। यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना आदि उनके प्रिय अलंकार हैं। उनकी भाषा में सरलता, प्रांजलता तथा सरसता दर्शित होती है। हरिओंद हिंदी के सार्वभौम कवि हैं तथा उनकी उद्भावनाएं सर्वथा मौलिक हैं। अब मैं इनकी रचना फूल और कांटा नामक कविता का पाठ करने जा रही हूँ। कविता इस प्रकार है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेघ उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं बही, पर सदा ही यह दिखाता है समय ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों का परकतर भंवर का है भेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में भंवर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला। है खटकता एक सबकी आँख में दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह
कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब मैं इस कविता का भाव बताने जा रही हूँ, इसका अर्थ समझाने जा रही हूँ। इस कविता में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी ने फूल और कांटे के माध्यम से अच्छे और बुरे मनुष्य के गुण और दोषों की ओर संकेत किया है। इस कविता में फूल अच्छे मनुष्य का प्रतीक है तो कांटा बुरे मनुष्य का। फूल का गुण होता है लोगों में अपनी सुगंध बिखेरना, तो कांटे का गुण है लोगों को हानि पहुंचाना। कवि इस कविता में कह रहे हैं कि फूल और कांटे का जन्म एक ही स्थान पर होता है और एक ही पौधा दोनों का पालन पोषण भी करता है, किंतु उनके गुणों में भिन्नता होती है। रात के समय जब चांद चमकता है तो वह दोनों पर अपनी चांदनी समान रूप से बिखेरता है। वर्षा ऋतु में उन दोनों पर एक समान ही वर्षा होती है और उन पर हवाएं भी एक सी ही चलती हैं, किंतु फिर भी इनके व्यवहार एक जैसे नहीं होते। इनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। कांटे अपने बुरे गुण और व्यवहार के कारण लोगों की उंगलियों में चुभकर उनकी उंगलियों को छेद देता है और उन्हें कष्ट पहुंचाता है और किसी के वस्त्र फाड़ देता है। और जो तितलियां प्यार से फूल के रस का पान करती हैं, उनके पंख काट देता है और काले भंवरे के शरीर को भेद देता है। इसके विपरीत फूल अपने अच्छे गुणों के द्वारा तितलियों को अपनी गोद में बिठाकर अपना मधुर रस का पान करवाता है और भंवरे को भी अपना अद्भुत मीठा रस पिलाकर उसे तृप्त करता है। वह अपनी मनमोहक सुगंध से सभी का मन मोह लेता है और उसकी सुगंध से लोग खिलकर प्रसन्न हो जाते हैं। कांटा सभी की आंखों में खटकता है, जबकि फूल देवताओं के शीश अर्थात माथे पर सुशोभित होता है। अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने कुल का नाम ऊंचा करने की सोचता है, किंतु बुरा व्यक्ति अपने दुर्गुणों के कारण कुल का नाम ऊंचा नहीं कर पाता। केवल उच्च कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता। बड़ा होने के लिए बड़प्पन का गुण भी होना आवश्यक है। केवल ऐसा बड़ा होना किस काम का, जिसकी छत्र छाया में किसी को आश्रय ना मिल सके, कोई फल फूल ना सके, किसी को आनंद ना दे सके। ऐसा बड़प्पन किसी काम का नहीं होता। अतः कवि कहते हैं कि हमें अच्छे गुणों को अपनाकर बुरे गुणों का त्याग करना चाहिए। कांटे की तरह लोगों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि फूल की तरह हमें सबको आनंदित करना चाहिए। हमें दूसरों के हित के बारे में सोचना चाहिए। अधर्मियों की तरह दूसरों को कष्ट पहुंचाकर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। इस प्रकार फूल और कांटा नामक यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।